हेलो स्टूडेंट्स, मैं मंगेश यादव। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल श्योर सक्सेस क्लासेज में। आज जो है हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12 के फिजिक्स के चैप्टर जो आपका 1 है उसके कुछ अगले पार्ट में। पिछले पार्ट में हमने बताया था आपका गॉस थ्योरम, उसका जो है डेरिवेशन उसको भी आपने पढ़ा था। और उसी वीडियो में हमने ये भी बताया था कि गॉस प्रमेय के कुछ अनुप्रयोग हैं जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और उनका जो है डेरिवेशन आपको ज़रूरी समझना है, जानना है। तो आज जो है गॉस प्रमेय के पहले जो है अनुप्रयोग के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। और आपका पहला अनुप्रयोग क्या है, हेडिंग हमने लिखा है बोर्ड पे, देखिए कि अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के, मतलब एक वायर है जो अनंत लंबा है, मतलब उसकी लंबाई को हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, ठीक है। और वो एक समान से आवेशित है, मतलब उस पर कोई न कोई आवेश जो है समान रूप से वितरित है, ठीक है। उसके निकट, मतलब उसी तार के निकट आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, ठीक है। चाहे वो आप उससे r दूरी पर निकालिए या p दूरी पर निकालिए, q दूरी पर, जितना भी दूरी पर निकालना है निकाल सकते हैं, ठीक है। बस उसके निकट ही निकालना है। तो आपने फिगर हमने बनाया हुआ, फिगर में आप देख सकते हैं ये एक वायर है जो अनंत लंबाई का है, ठीक है। तो उसमें से कुछ हिस्सा जो है हमने कैलकुलेट किया है, जैसे एक लंबाई हमने यल ले लिया है। उस वायर की जो आपका अनंत लंबाई का वायर है उसका कुछ पार्ट हम उसको लेकर कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। क्योंकि अनंत लंबाई का तो कुछ पार्ट हमने ले लिया, यल लंबाई का एक पार्ट, ठीक है। जब यल लंबाई का पार्ट ले लिया तो यहाँ पे एक चीज़ आपको जानना ज़रूरी है। एक आपका राशि यहाँ पे आती है आवेश का रेखीय घनत्व, इसको आपको याद रखना है, आवेश का रेखीय घनत्व, ठीक है। एक ये आपकी नई राशि है जो इस फार्मूले में, इस डेरिवेशन में यूज होगा, ठीक है। आवेश का रेखीय घनत्व इसको हम शो करते हैं लैम्ब्डा से, ठीक है। लैम्ब्डा बराबर आपका होता है Q/L, तो ये जानना जरूरी आपका है, ठीक है। लैम्ब्डा क्या आपका है, ये जो आवेश का रेखीय घनत्व है, ठीक है, वो आपका लैम्ब्डा से प्रदर्शित किया जाता है। और लैम्ब्डा बराबर आपका क्या होता है Q/L। Q आपका क्या है, आवेश है, L क्या है, आपका लंबाई है। मतलब कोई अगर वायर है उसमें आवेश यानी चार्ज है तो उसकी प्रति एकांक लंबाई पर जो आवेश होता है उसी को कहा जाता है रेखीय घनत्व। यानी डेफिनेशन अगर आपको लिखनी है किसकी, आवेश का रेखीय घनत्व की, तो आप लिखेंगे या कहेंगे कि किसी तार के या किसी चालक तार के प्रति एकांक लंबाई पर वितरित आवेश को, प्रति एकांक लंबाई पर वितरित आवेश को क्या कहा जाता है, रेखीय घनत्व कहा जाता है। तो इसको आप याद रखेंगे, ये राशि, इसको आगे यूज करेंगे हम अभी फार्मूले में, ठीक है। तो इसको हम मिटा देते हैं, आगे चलते हैं। तो ये जो आपका वायर है, इस वायर पर आपका प्लस चार्ज आपका वितरित है समान रूप से, ठीक है। और जब इस पर समान रूप से वितरित है तो आपकी राशि जो है लैम्ब्डा भी इसमें आपका विद्यमान होगी, जिसका हम यूज करेंगे अभी आगे जस्ट, ठीक है। तो जो लंबाई हमने एक कैलकुलेट किया है, अब हमें मान लीजिए कि जो आपका वायर है उस वायर से r दूरी पर, ये देख रहे हैं आप, यहाँ से यहाँ दूरी क्या आपका है, r है। तो इस वायर से r दूरी पर एक बिंदु P है और इसी बिंदु P पर हमें क्या निकालना है, हमें ये जो आवेशित आपका वायर है इसके कारण जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो इसका फार्मूला ही हमें निकालना है, ठीक है। तो ये आपका बिंदु P है, वायर से कितना दूरी पर है, r दूरी पर है। अब इसी r दूरी पर अगर हम दोनों तरफ कैलकुलेट करें, इमेजिन करें, तो ये एक आपका स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं, बनाते हैं, जिसको हम कहते हैं एक आपका बेलन है। ये आप बेलन देख रहे हैं, तो एक हम काल्पनिक बेलन मान ले रहे हैं। r दूरी पर आपका इधर है, r दूरी हम इधर भी लेंगे बराबर, तो ये एक आपका काल्पनिक बेलन आपका बनेगा, ठीक है। और इसका जो पृष्ठ है उसको हम गॉसियन पृष्ठ नाम देते हैं, किसको हम गॉसियन पृष्ठ कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका एक काल्पनिक बेलन हो गया जिसकी त्रिज्या क्या हो गई, r हो गई, यानी जितना दूरी पर हमें निकालना था वो आपका r दूरी पर, ठीक है। डेरिवेशन बड़ा नहीं, डेरिवेशन छोटा ही है, लेकिन इसको समझना ज़रूरी है। तो ये r दूरी पर आपका उसकी जो त्रिज्या हो गई, बेलन की जो त्रिज्या होती है वो यहाँ पे त्रिज्या हो गई। और जो हमने वायर का छोटी सी लंबाई लिया है l, वो आपकी बेलन की ऊंचाई भी हो जाएगी, ठीक है।
अब यहाँ पे हमें जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो इसमें दो आपके पृष्ठ हैं, यानी दो पृष्ठ आपको नज़र आते हैं। एक इसका जो वक्र पृष्ठ है, इससे जो आपका वैद्युत क्षेत्र ई निकलेगा तो उससे हम फाई ई यानी जो वैद्युत फ्लक्स है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा जो है इसका जो आपका ये जो कर्व एरिया है, जिसको हम वृत्त की तरह जो आपका एरिया होता है, यानी सरफेस टॉप पर जो आपका बेलन है उसके टॉप और बॉटम पे जो एरिया है उससे निकलने वाला जो आपका वैद्युत फ्लक्स है। तो दो प्रकार से वैद्युत फ्लक्स हम इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं। जो हमने ये काल्पनिक बेलन इमेजिन किया है, इसमें दो तरीके से आपके वैद्युत फ्लक्स होंगे। एक आपका टॉप या बॉटम से ले सकते हैं एरिया, ठीक है, और ई दूसरा जो इसके वक्र पृष्ठ से। तो सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं जो आपका टॉप पर है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो आपका क्षेत्रफल है, चूँकि आपका वैद्युत क्षेत्र की दिशा जो है आपका इस डायरेक्शन में है, और दूसरा जो है इसकी जो क्या नाम है सरफेस जो इसका क्षेत्रफल है उसकी दिशा इधर है। तो डी और ई, डी ए और ई के बीच जो एंगल है वो यहाँ पे कितना आपका है 90 डिग्री है। तो वैद्युत फ्लक्स का जो फार्मूला आपको पता है कि वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर क्या होता है। फाई ई बराबर हम लिखते हैं कि ई डॉट डी ए, यानी ई और डी ए का जो डॉट प्रोडक्ट है, ठीक है। जब ये डॉट हम हटाते हैं तो ई डी ए कास थीटा लिखते हैं। तो कास थीटा का मतलब ई और डी ए के बीच में कितना एंगल है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 90 डिग्री है, तो यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा। जब कास 90 हो गया तो कास 90 का मान 0 होता है, तो ये टोटल आपका क्या हो जाएगा 0। यानी जो आपका काल्पनिक बेलन है इसका जो टॉप और बॉटम है उससे निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स आपका क्या होगा 0 होगा। तो उसको हमें कैलकुलेट नहीं करना, चाहे आप टॉप की बात करें या बॉटम की, क्योंकि आपका वैद्युत फ्लक्स 0 आ रहा है। क्योंकि आपका जो वैद्युत क्षेत्र है और जो सरफेस है यानी क्षेत्रफल वेक्टर उसके बीच का जो एंगल 90 डिग्री है, तो डेफिनेटली आपका जो है वैद्युत फ्लक्स 0 होगा। तो टॉप और बॉटम को हम निगलेक्ट कर देंगे। अब आते हैं इसके वक्र पृष्ठ पे, ठीक है। इसका वक्र पृष्ठ हम देखते हैं कि इसके द्वारा जो आपका वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप वैद्युत फ्लक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। रीज़न ये है कि आपका जो वैद्युत क्षेत्र और जो क्षेत्रफल वेक्टर दोनों एक ही डायरेक्शन में, यानी इनके बीच का एंगल क्या है 0 है। तो आप जो है फाई ई की गणना कर सकते हैं। तो पूरा क्षेत्रफल अगर हम मान लें जो आपका बेलन है इसका क्षेत्रफल आपका ए है, तो उसमें से हमने छोटा सा पार्ट लिया है डी ए। तो इस बिंदु पी से, ये आपका बिंदु पी से निकलने वाला जो वैद्युत फ्लक्स है उसको हम कैलकुलेट करेंगे। लिखेंगे बिंदु पी से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स। अब बिंदु पी से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स चूँकि है तो यहाँ पे हम फाई ई नहीं लिखेंगे, क्योंकि फाई हम पूरे पृष्ठ के लिए लिखेंगे, तो यहाँ पे हम छोटा सा उसका पार्ट ले रहे हैं। तो फाई की जगह हम लिख देंगे डी फाई ई, ठीक है। ये क्या होगा आपका ई डॉट डी ए, ये लिखेंगे ई डॉट डी ए, ठीक है। अब ई डॉट डी ए बराबर क्या होगा आपका, ई होगा इंटू डी ए इंटू कास 0 अंश। 0 इसलिए क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में है। तो ये आपका हो गया डी फाई ई इक्वल टू हो गया ई डॉट डी ए, यानी इसके वक्र पृष्ठ के किसी एक बिंदु से जो निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स है वो आपका ई डॉट डी ए। तो चूंकि हमें इसके पूरे पृष्ठ के द्वारा निकालना है, यानी इसका जो टोटल वक्र पृष्ठ है उसके द्वारा जो आपका वैद्युत फ्लक्स हो उसको निकालिए, ठीक है। लिखेंगे इसलिए जो आपका है काल्पनिक बेलन, इसलिए पूरे बेलन, ठीक है, पूरे बेलन के वक्र पृष्ठ के द्वारा निकलने वाला, वक्र पृष्ठ मतलब इसका ऊपर हिस्सा, और जो संपूर्ण पृष्ठ में आपका नीचे ऊपर का हिस्सा ऐड होता है, तो ऊपर और नीचे का हिस्सा हमने बताया उसका द्वारा जो आपका क्या होगा 0 होगा। तो पूरे बेलन के वक्र पृष्ठ द्वारा निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स अगर आप निकालेंगे तो निकलने वाला टोटल वैद्युत फ्लक्स अब यहाँ पे आप फाई ई लिख सकते हैं, ठीक है। तो फाई बराबर यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रल टोटल क्षेत्रफल आपका ये होगा इंटू हो जाएगा आपका डी फाई ई, ठीक है। डी फाई यानी जो आपका छोटा सा क्षेत्रफल वेक्टर है उसका टोटल समाकलन यानी टोटल ऐड करना है। टोटल जो एरिया है आपका ये क्या आपका क्लोज इंटीग्रल है ना, आपका जो टोटल सरफेस है उसके लिए आपका है। तो ये आपका हो जाएगा इंटीग्रल
क्लोज इंटीग्रल एरिया आपका ई डॉट डी ए, डी फाई बराबर क्या हो जाएगा, ई डॉट डी ए, या इसको डायरेक्ट आप लिख सकते हैं ई डॉट डी ए आपका यहाँ पे डी फाई इक्वल टू है, तो ये आपका टोटल एरिया आपका ये हो गया। यहाँ पे एक लाइन और बढ़ाते हैं, ठीक है। देखिए आगे क्या लिखेंगे, ये आपका क्षेत्रफल आपका ई है, क्या नाम वैद्युत क्षेत्र ई हो गया इंटू, अब ये जो आपका इंटीग्रल है क्लोज इंटीग्रल ऑफ टोटल एरिया डी ए, ठीक है, ये आपका हो गया टोटल फाई ई। अब ये डी ए बराबर क्या होगा, तो आप जानते हैं आपका क्या बेलन है, अब बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है 2 पाई आर एच, जो आप बेलन का वक्र पृष्ठ में पढ़े हैं। तो 2 पाई आर, आर की जगह आर ही है, एच की जगह यहाँ पे क्या आपका यल है, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे ई इंटू 2 पाई आर यल, तो ये आपका आ गया फाई ई बराबर आ गया ई इंटू 2 पाई आर यल। तो टोटल आपका फार्मूला हो गया, यानी वैद्युत फ्लक्स का ई फाई इक्वल टू ई इंटू 2 पाई आर यल, ठीक है। तो ये आपका फार्मूला हो गया 2 पाई आर यल, ठीक है। अब आते हैं वापस हम गॉस थ्योरम पर, ठीक है, कि गॉस थ्योरम में हमने क्या पढ़ा था, ठीक है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अभी थोड़ा सा 2 लाइन है ऊपर का मिटाएंगे, ठीक है। 2 लाइन और है, इसमें आपने पढ़ा था क्या नाम है गॉस थ्योरम से, गॉस थ्योरम का जो फार्मूला है वो होता क्या है। गॉस थ्योरम से आप जानते हैं, चूँकि गॉस प्रमेय से, इसको आप समीकरण नंबर 1 कर लीजिएगा, ठीक है। गॉस प्रमेय से, ठीक है, गॉस थ्योरम आप जानते हैं फाई ई इक्वल टू क्या होता है क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, ये आप पढ़े हैं आपका, ये आपका क्यू आपका आवेश है। अभी हमने एक फार्मूला बताया था वीडियो के शुरुआत में कि लेमडा बराबर क्या होता है क्यू अपान यल होता है, अभी आपने पढ़ा लेमडा बराबर क्यू अपान यल। तो यहाँ से अगर क्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका लेमडा यल, तो ये जो आपका क्यू है, क्यू की जगह हम रिप्लेस कर दे रहे हैं लेमडा इंटू यल का, ठीक है, अपान एप्सिलॉन नॉट। इसको इक्वेशन नंबर 2 कर लीजिए, ठीक है। अब इक्वेशन आप देख रहे हैं 1 और 2, लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, ठीक है। समीकरण 1 यहाँ पे है, समीकरण 2 यहाँ, दोनों आपका क्या है वैद्युत फ्लक्स ही आपका है, फाई ई बराबर है। तो दोनों समीकरणों को हम कंपेयर करेंगे तो हमारे पास क्या फॉर्मूला होगा ई इंटू 2 पाई आर यल इक्वल टू इधर हो जाएगा आपका लेमडा यल अपान एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, 2 पाई आर यल, ठीक है, ई इंटू 2 पाई आर यल हो गया लेमडा यल अपान एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे देख रहे हैं यल से यल क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ई इक्वल टू हो जाएगा आपका 1 अपान या लेमडा अपान 2 पाई आर इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो ये आपका जो फार्मूला बना, ठीक है, इसको हम 2 लाइन और मिटा देते हैं। देखिए ये आपका फार्मूला बन गया। तो इसको थोड़ा सा और आगे हम ले जा सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं 1 अपान 2 से गुणा ऊपर कर दीजिए, 2 से नीचे कर दीजिए, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 1 अपान 2 टू जा 4 पाई, ये हो जाएगा आपका एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। उसके बाद ये हो जाएगा 2 लेमडा अपान ये हो गया आर, ठीक है। तो ये कुछ ई के फार्मूले से आपका मिलता जुलता फार्मूला है, यानी किसी भी आपका काल्पनिक जो पृष्ठ है इसके द्वारा जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला है वो आपका ये है, यानी ई इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 लेमडा अपान, लेमडा क्या आपका है रेखीय आवेश घनत्व है, और आर क्या है जितना दूरी पर आपको जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, ठीक है। तो ये आपका जो है गॉस नियम के अनुप्रयोग का पहला पार्ट है। अभी इसके बाद दूसरा पार्ट पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आइए देखते हैं गॉस नियम का जो दूसरा अनुप्रयोग है हमें क्या निकालना है, ठीक है। दूसरा अनुप्रयोग की अनंत विस्तार की एक समतल आवेशित चादर है। इससे पहले क्या था आपका अनंत लंबाई का एक कोई चालक वायर था, ठीक है, उसके निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपने निकाली थी। अब क्या आपका है कि अनंत विस्तार की एक समतल आवेशित अचालक चादर है, उसके निकट आपको क्या निकालना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी। उस फार्मूले में आपका आर जो जितना दूरी पर आपको निकालना था वो आर था उसमें, ठीक है। इसमें भी आपका जो है आर दूरी पर एक चादर आपका देख रहे हैं, एक आपका समतल आवेशित चालक अचालक चादर है। इससे जो है आर दूरी पर एक बिंदु पी है जिस पे हमें जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, ठीक है। एक चीज़ और यहाँ पे आपको देखना है, जैसे आपका बिंदु पी इधर है, इधर भी आपका एक सममित एक समान ही जो है आपका बिंदु पी डैश है, ठीक है।
ये आपका एक एरिया है, यानी इस टोटल अचालक जो चादर है आवेशित, इसका टोटल एरिया में से एक छोटा सा भाग आपका क्या है, एरिया हमने ये जो है कैलकुलेट इमेजिन किया है कि इससे निकलने वाला जो वैद्युत फ्लक्स है उसको हम कैलकुलेट करें। और जिससे निकलना जो वैद्युत फ्लक्स है हम ये एरिया ले लेते हैं, तो इसको हम एक काल्पनिक बेलन के थ्रू एक इमेजिन कर सकते हैं। एक आपका बेलन इधर भी आपका इधर भी बन जाएगा, यानी इधर जो हमें निकालना इधर आपका समिति है, इसके समान ही है, ठीक है। तो ये एक आपका काल्पनिक बेलन आपका बनकर तैयार हो, ये एरिया आपका ये भी एरिया आपका ये ही होगा, ठीक है। ये बिंदु P है, यहाँ से हमें निकालना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, उसके बाद तीव्रता का आपका फार्मूला आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं वैद्युत क्षेत्र की दिशा आपका इधर है, क्षेत्रफल की दिशा भी उधर है, आपका समित बिंदु है इधर भी है, आपका r दूरी पर निकालना है। तो ठीक आपका पिछले की तरह आपका वीडियो में जो आपने इसी में आपने जो पढ़ा था बैक अभी उसी तरह ठीक है आपका है, ठीक है। तो वैद्युत फ्लक्स हम निकालते हैं उसके द्वारा, इस पृष्ठ यानी बिंदु P से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो चूंकि चादर है तो दोनों तरफ होगा, तो टोटल आपका जो वैद्युत फ्लक्स होगा। लेकिन एक चीज़ इसमें आपको जानना जरूरी है कि सिग्मा हमने जो लिखा है यहाँ पे सिग्मा देख रहे हैं, ठीक है। सिग्मा क्या है, सिग्मा बराबर होता है Q/A, क्योंकि अभी इसका फार्मूले में हम यूज़ करेंगे, तो इसको आप देख लीजिए। ये सिग्मा क्या है, जैसे पिछले वाले आपका डेरिवेशन में आपका लैम्डा था, इसमें क्या आपका है सिग्मा। लैम्डा क्या था, वो रेखीय घनत्व था। सिग्मा क्या है, सिग्मा आपका जो है ये जैसे वहाँ पे आपका रेखीय घनत्व था, रेखीय घनत्व, यहाँ आवेश पृष्ठ घनत्व है आपका, जो चूँकि ये पृष्ठ है चादर है तो इसका पृष्ठ होगा, तो इसको पृष्ठ घनत्व बोलते हैं, यानी पृष्ठ घनत्व। पृष्ठ घनत्व ये आपका आवेशित या केवल पृष्ठ घनत्व ही कह सकते हैं। तो पृष्ठ घनत्व सिग्मा बराबर होता है Q/A। अब इसकी डेफिनेशन देनी है आपको, याद रखना है, तो कह सकते हैं यानी किसी एकांक पृष्ठ क्षेत्रफल पर समान रूप से वितरित आवेश को आपका पृष्ठ घनत्व कहते हैं, या आवेश पृष्ठ घनत्व कहते हैं। ये आपका क्या है, क्षेत्रफल है, यानी किसी एकांक पृष्ठ क्षेत्रफल पर वितरित आवेश को आवेश पृष्ठ घनत्व कहा जाता है। मात्रक अगर निकालना है कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर बीमा भी निकाल सकते हैं, ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से चलते हैं लेम्डा सिग्मा, तो आपको पता है कि सिग्मा क्या है, ठीक है। तो कुल आपका वैद्युत फ्लक्स लिखेंगे, वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, कुल वैद्युत फ्लक्स क्या होगा। कुल वैद्युत फ्लक्स अगर हम निकालें तो वो यहाँ पे देख सकते हैं, कुल वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर क्या होगा, क्लोज इंटीग्रल E.dA, ये आपका बिंदु P के लिए, ठीक है, प्लस क्लोज इंटीग्रल डॉट E.dA, ये आपका बिंदु P डैश के लिए, यानी उधर का जो वैद्युत फ्लक्स 10 निकलेगा उस पृष्ठ से, जो इस पृष्ठ निकलेगा उसका वैद्युत फ्लक्स, ठीक है। तो इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं, E.dA बराबर क्या होगा, दोनों एक ही दिशा में है तो E.dA के बीच एंगल क्या 0 अंश है, तो E.dA बराबर E.dA cos थीटा यानी cos 0, तो E.dA आपका आएगा ही E.dA इक्वल टू आपका A हो जाएगा, क्योंकि हमने एरिया क्या लिया है, A लिया है, इसके साथ DA करेंगे तो आपका A आ जाएगा, प्लस इधर आपका क्या आ जाएगा, A आ जाएगा, दोनों जुड़ जाएगा 2EA, ये आपका हो गया फाई E बराबर, ठीक है। ये समीकरण नंबर 1 कर लीजिए। दूसरा जो है अभी आपने पढ़ा कि गॉस थ्योरम में फाई, गॉस प्रमेय से लिखेंगे, गॉस प्रमेय से, ठीक है। गॉस प्रमेय से आप जानते हैं फाई बराबर होता है Q/ε0। अब Q को यहाँ से हम रिप्लेस करेंगे, आप जानते हैं कि सिग्मा बराबर क्या होता है Q/A, तो Q बराबर क्या हो जाएगा सिग्मा A, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं सिग्मा A/ε0, यानी Q की जगह हमने क्या लेकर सिग्मा A लिख दिया। तो फाई E बराबर क्या हो गया आपका, फाई बराबर हो गया सिग्मा A/ε0, इक्वेशन नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 की आप कंपेयर कर दे, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, दोनों का कंपेयर कर दीजिए, आपका जो प्रूफ होना है, जो लाना है, जो आना है वो आ जाएगा, ठीक है। ऊपर मिटा दे रहे हैं, स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। देखिए एक लाइन और है, इन दोनों इक्वेशन से देखिए फाई ई बराबर यह भी है, फाई ई बराबर यह भी है, तो आपका क्या हो जाएगा 2EA बराबर आपका यहाँ हो जाएगा सिग्मा A/ε0। तो यहाँ से आपका जो है A से कैंसिल हो जाएगा, तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा सिग्मा/2ε0। तो
तो ये आपका ई का फार्मूला आ गया। ई का मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कोई चालक है अनंत लंबाई की है तो उसके निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला ई बराबर सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0। इसमें आपका देखिए आर नहीं है, जबकि पिछले वाले आपका डेरिवेशन में आपका आर था, इसमें आर नहीं है। इसका मतलब आप किसी चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप निकालते हैं किसी भी तरफ तो वो समान होती है, ठीक है, क्योंकि आपका चादर अनंत लंबाई की है तो आपका ई का परिमाण जो समान ही होगा, ठीक है। तो ये आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला है। अब इसके बाद तीसरे वाले डेरिवेशन पे चलते हैं। तीसरा अनुप्रयोग क्या है, ठीक है, अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए देखते हैं तीसरा अनुप्रयोग क्या है। दूसरा अनुप्रयोग, पहला अनुप्रयोग आपने दो चालक, किसी चालक वायर के कारण आपने जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली, दूसरे में आपने किसी चादर के कारण। तीसरा क्या है, एक आवेशित चालक के ठीक बाहर, कोई आवेशित चालक है उसके ठीक बाहर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी आर दूरी पर नहीं अब देखेंगे, अब ठीक जस्ट उसके बाहर ही देखना है, अब दूरी का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो एक आपका चादर यहाँ आप देख रहे हैं, इसका दो पृष्ठ है, इधर पृष्ठ है इधर भी पृष्ठ है, आपके दो पृष्ठ हैं। इसके द्वारा जो है बिंदु, इसका आप नाम रख लीजिए पी, ठीक है। बिंदु पी पर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो इस चादर पर आप देख रहे हैं दोनों तरफ धन आवेश, इधर भी धन आवेश इधर भी धन आवेश है, ठीक है। ये आपका चादर एक कह सकते हैं, इसको चादर दो, ये चादर एक है एक चादर दो है। ये आपका सिग्मा क्या है, आवेश पृष्ठ घनत्व है। बिंदु पी पर आप देख रहे हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा, चूंकि दोनों पर धन आवेश है तो आप इस बिंदु इधर क्रिएट करिए चाहे इधर करिए, जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो डायरेक्शन है वो दोनों एक ही तरफ होगा। क्यों? क्योंकि जो है दोनों पर क्या आपका धन आवेशी है, तो ई आपका E1 E2 का डायरेक्शन एक ही तरफ होगा, ठीक है। तो E1 बराबर क्या होगा, E1 बराबर क्या होगा, अभी आपने पढ़ा पिछले जस्ट इसके पिछले डेरिवेशन में ई बराबर आपका क्या होता है, आपने पढ़ा अभी पिछले जस्ट इसके बाद, ठीक है, क्यू अपान सॉरी, ठीक है, अभी पे टोटल आपका जो है सिग्मा, ठीक है, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, ये आपने अभी पढ़ा ई इक्वल टू, ठीक है। पिछले डेरिवेशन में आपने क्या पढ़ा कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है ई बराबर क्या आपका होता है, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो अब ये जो आपका वैसे ही चादर है तो चादर एक के कारण निकालिए, चादर दो के कारण निकालिए, तो आप लिख सकते हैं चादर एक के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर आपका क्या हो जाएगी, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन 0। चादर दो के कारण, ठीक है, अगर दिशा दिखना है तो चादर एक से दूर लिख सकते हैं, चादर एक से दूर, ठीक है। तथा E2 बराबर क्या हो जाएगा आपका, E2 बराबर होगा वही सेम सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों को ऐड कर लिए टोटल आपका क्या हो जाएगा, ई बराबर क्या हो जाएगा आपका E1 प्लस E2, दोनों को ऐड कर दीजिए, हो जाएगा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। दोनों ऐड हो जाएगा 2 सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कैंसिल, यानी सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। ये आपका ई का फार्मूला है। ई का मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, कब, जब चादर पर दोनों तरफ आपका धन आवेश है। अभी इसके बाद अगला जो आपका जो डेरिवेशन है उसमें आपका चादर ऐसे ही होगी, लेकिन एक तरफ धन होगा दूसरी तरफ क्या होगा, ऋण होगा, ठीक है। तो उसको भी कैलकुलेट करेंगे, तो इसको आप इसके शॉर्ट लेके नोट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद चौथे वाले पे चलते हैं अनुप्रयोग पर। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रयोग पर, ठीक है। चौथा प्रयोग, ठीक है, गॉस नियम का अनुप्रयोग जो है चौथा है, उसको देखते हैं। है क्या, समान पृष्ठ घनत्व की, यानी जो दो पृष्ठ समान पृष्ठ घनत्व की जो धन और ऋण आवेशित समांतर अचालक प्लेटों के बीच तथा बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी यहाँ पे दो प्लेटें दिख रहे हैं आपको, एक चादर 1 है दूसरा चादर 2 है, एक पर धन आवेश है दूसरे पर ऋण आवेश है, दोनों समांतर हैं, ठीक है, आवेशित हैं। तो इसके बीच में इसके बाहर हमें क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, ठीक है। तो निकालते हैं, देखिए क्या है आपका, डायरेक्शन की बात है तो डायरेक्शन देख रहे हैं यहाँ पे, प्लस जो चादर है इसके द्वारा जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो E1 है, जिसका डायरेक्शन चादर एक से दूर होता है, ठीक है। यहाँ पे बिंदु P है, यहीं पर अगर आप इस चादर की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की कैलकुलेट करें तो उसकी दिशा किधर होगी, इधर होगी। क्यों? क्योंकि जो है उसकी ओर होती है, अब इसकी ओर होती है अगर माइनस है, तो बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों चादरों की हो एक ही दिशा में है, ठीक है। जबकि बिंदु P डैश है, आप इधर देख रहे हैं बिंदु P डैश क्या है, इसके यहाँ पे अगर आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखेंगे तो चादर एक कारण E1 उधर है और चादर दो के कारण E2 इधर है, दोनों विपरीत दिशा में है, ठीक है।
तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे इस बिंदु पर, ठीक है। इस बिंदु पर, बिंदु P पर टोटल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। तो चालक 1 के कारण हम निकालते हैं, या चादर 1 लिखेंगे, चादर 1 के कारण, ठीक है, जो आपका E1 क्या होगा, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। हाँ, दिशा लिखनी है तो लिखेंगे चादर 1 से दूर, ठीक है। तथा चादर 2 के कारण, चादर 2 के कारण, ठीक है, E2 बराबर क्या होगा, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब इसकी दिशा लिखना है चादर 2 की ओर। ये बिंदु P पर है, देखिएगा, ठीक है ना। बिंदु P की बात हो रही है अभी, बिंदु P पर, ठीक है, इसको याद रखिएगा। ये बिंदु P की बात हो रही है जो दोनों के बीच में है, ठीक है। तो चादर 1 के कारण हो गया, चादर 2 के कारण ये हो गया, दोनों एक ही दिशा में हैं, इसलिए टोटल परिणामी अगर आप निकालेंगे तो E बराबर क्या होगा आपका, E1 प्लस E2 हो जाएगा। दोनों को जोड़ दीजिए, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों को ऐड कर देंगे तो 2 सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, यानी E बराबर क्या हो गया, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, यानी दोनों चादरों के बीच में, जबकि दोनों चादरें विपरीत आवेशित हैं, तो उनके बीच में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला E बराबर क्या है, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। तो इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। अब इसके बाद जो है, अब बीच की बात हो गई। अब जो बाहर है कि लिखा है ना यहाँ पे बीच में, तो बीच का निकल गया, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर निकालनी है। तो बाहर में आप देख रहे हैं बिंदु P डैश है, यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र के दोनों विपरीत दिशा में, तो यहाँ पे जब परिणामी निकालेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों का अंतर करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि दोनों विपरीत दिशा में है। तो आप निकालेंगे यहाँ पे बिंदु P डैश पर, ठीक है, बिंदु P डैश पर चादर 1 के कारण यही चीज़ होगा, चादर 2 के कारण यही होगा, लेकिन परिणामी क्या हो जाएगा, E1 माइनस E2 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। जब ये बालक माइनस हो गया तो आप देख रहे हैं दोनों संख्याएं समान है। अब जब समान है तो ये क्या हो जाएंगी, कैंसिल, यानी टोटल क्या हो जाएगा, 0, यानी बाहर, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। तो ये रहा है आपका चौथा अनुप्रयोग। एक छोटा सा और है आपका, तो उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। आप इसको नोट कर सकते हैं। आइए देखते हैं, लास्ट आपका है गौस के अनुप्रयोग का जो 5वां और लास्ट आपका है, ठीक है। अनुप्रयोग है कि आपका एक समान रूप से आवेशित गोली कोश है आपका के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी। तो ये यहाँ पे आप देख रहे हैं R त्रिज्या का एक गोली कोश है, ठीक है। इसके संकेंद्री हमने एक वृत्त भीतर, एक गोली कोश भीतर बना है, एक बाहर बनाया है। तो इसका एक बिंदु हम ये बिंदु P ले लेते हैं, ठीक है। इसके सममित एक बिंदु P डैश है, तो ये बिंदु दोनों सममित ही हैं, ठीक है। तो इस बिंदु पर आपको जो है हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ही निकालनी है। तो यहाँ से वैद्युत फ्लक्स हम निकालेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे, गॉस के नियम का जो है उससे कंपेयर करेंगे, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारा जो है प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए आपका ये बिंदु P है, बिंदु P से इसके केंद्र की दूरी क्या है, R है। तो कह सकते हैं R इज़ ग्रेटर देन R, स्मॉल r इज़ ग्रेटर देन कैपिटल R, क्योंकि एक छोटा और बड़ा बाहर है तो हम बाहर की तरफ देख रहे हैं, ठीक है। तो इस बिंदु पर जो निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स है, यानी बिंदु P पर देखिए लिखेंगे, बिंदु P पर वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, वैद्युत फ्लक्स। अब उसको हम d फाई से कन्वर्ट कर रहे हैं, d फाई इसका डू क्या हो जाएगा, E डॉट dA, ठीक है। ये बराबर क्या हो जाएगा, E इंटू डी कास 0 हो जाएगा, दोनों एक ही दिशा में है, तो क्या हो जाएगा, E डॉट डी हो जाएगा। अब हम पूरे पृष्ठ के द्वारा निकालना चाहें निकाल सकते हैं, इसे लिखे, इसलिए पूरे पृष्ठ के द्वारा कुल वैद्युत फ्लक्स आप निकाल सकते हैं। कुल वैद्युत फ्लक्स आपका फाई ई बराबर क्लोज इंटीग्रल टोटल एरिया है ई डॉट डी ए, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका ई ही रहेगा, डी ए इक्वल टू क्या आपका हो जाएगा ए, और एक मतलब गोली कोश है तो उसका क्षेत्रफल क्या होता है, तो ई इंटू क्लोज इंटीग्रल आपका ए इंटू डी ए हो जाएगा। तो ये बराबर क्या हो जाएगा, इंटू डी ए मतलब ए, इसका टोटल क्षेत्रफल ए,
और ए बराबर आपका क्या होता है, गोली का क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। ये हो गया फाई ई बराबर, ठीक है, फाई समीकरण नंबर 1 कर लीजिए। एक चीज़ और, आपका गॉस प्रमेय से आपको पता है, गॉस प्रमेय से आपको पता है कि फाई बराबर क्या होता है क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। दोनों को कंपेयर कर दीजिए समीकरण 1 और 2 से, ठीक है। इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर नोट भी कर लीजिए क्योंकि ऊपर हम मिटाने जा रहे हैं, ठीक है। देखिए है क्या आपका, ये दोनों की इक्वेशन को कंपेयर करेंगे। देखिए आपका ये फाई इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन जीरो एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे आपका फाई इक्वल टू इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, दोनों को कंपेयर करेंगे तो ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू इधर आपका हो जाएगा क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ से ई बराबर क्या हो जाएगा 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर। ये फार्मूला आप पढ़ चुके हैं, वायु क्षेत्र की तीव्रता फार्मूला जो है फाइंड करने में यही फार्मूला हम यूज करते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो है फार्मूला है वायु क्षेत्र की तीव्रता का। हाँ, अगर इसको सिग्मा के रूप में अगर कन्वर्ट करना चाहें तो कन्वर्ट भी कर सकते हैं सिग्मा के रूप में। आप जानते हैं कि क्यू इक्वल टू क्या होता है, हाँ सॉरी सिग्मा, सिग्मा इक्वल टू होता है क्यू अपान ए, तो सिग्मा इक्वल टू क्यू इंटू ए इक्वल टू क्यू, सिग्मा इंटू ए बराबर क्या हो जाएगा 4 पाई कैपिटल आर का स्क्वायर, ठीक है ना, क्योंकि ए जो है वो इसका एरिया बराबर हो जाएगा क्यू, तो ये क्यू की जगह भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो ई बराबर क्या हो जाएगा 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये आपका हो जाएगा सिग्मा इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपान आर का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आप इसको कन्वर्ट करके लिख सकते हैं, ये स्मॉल कैपिटल आर, 1 मिनट छूट गया, कैपिटल आर 4 पाई कैपिटल आर का स्क्वायर सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, क्यू स्क्वायर टू हो गया और ये आर स्क्वायर ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखें 4 पाई से 4 पाई कैंसिल कर सकते हैं, तो आपको प्राप्त क्या होगा सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल आर का स्क्वायर बटे स्मॉल आर का स्क्वायर। तो ये आपका एक और फार्मूला है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। तो दोनों आपको याद रखना है, ये भी याद रखना है आपको, ये भी याद रखना है, ठीक है। ई इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर अपान आर स्क्वायर कैपिटल आर अपान स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है। कैपिटल आर क्या है गोली कोष की त्रिज्या है, स्मॉल आर क्या है कितना दूरी पे आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं वो है, ठीक है। तो ये आपके जो है एक टोटल एक वीडियो में आपने जो क्या पढ़ा, आपने पढ़ा कि गॉस प्रमेय के जो अनुप्रयोग 5 हैं उसको आपने ब्रीफली और अच्छे से अध्ययन किया, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम जल्द हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो है सबको पढ़ने में सुविधा हो। तब तक के लिए जय हिंद।